हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम लेकर आ गए सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 2 और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्सनट्रेटेड टर्म के बारे में। तो कापी कलम ले लें और नोट बनाना शुरू करिए। इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे थोड़ा आइडिया दें कि आप इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मूल क्या है। उसके बाद पढ़ेंगे हम कि किसी सॉल्यूशन की जो स्ट्रेंथ होती है उसे हम कैसे मेजर करते हैं। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे आएगा, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और इसके बाद जो थर्ड आएगा वो हम पढ़ेंगे किसी बिलियन की जो परसेंटेज है उसे हम कैसे मेजर करते हैं। परसेंटेज परसेंटेज में आएगा एक बीट बाई बीट परसेंटेज, दूसरा आएगा बीट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा आएगा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, और जो चौथा आएगा वो है वॉल्यूम बाई बीट परसेंटेज। उसके बाद में हम चौथे नंबर पे पढ़ेंगे मोलैरिटी क्या है, और इस पर बेट अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। जो पाँचवा है वो हम पढ़ेंगे कि नॉर्मैलिटी क्या है। नॉर्मैलिटी क्या है। छठवां जो है वो हम पढ़ेंगे कि मोलैलिटी क्या है। मोलैलिटी, यहाँ पर मोलैरिटी है, यहाँ पर मोलैलिटी है। सातवां जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि जो है इसे हम मेजर करने के लिए थोड़ा कुछ टर्म, नॉर्मैलिटी को मेजर करने के लिए थोड़े टर्म की जरूरत पड़ेगी, जिसे हम कहते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। इसके लिए हमें इक्विवेलेंट बीट पढ़ना पड़ेगा, इससे हम इसी में बता देंगे। और जो आठवां है वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, तो अगर नोट करना चाहें तो इसे नोट करें, और उसके बाद हम बताते हैं कि मोल क्या है। नोट कर लें इसे। तो हम बताएंगे कि मोल क्या है, और मोल का जो झंझट है वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम पूछें कि दर्जन क्या है, तो दोस्तों अगर दर्जन का मतलब आप लोग जानते होंगे कि दर्जन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ 12 चीज़ों का कलेक्शन होती है। एक दर्जन बराबर 12 चीज़ों का कलेक्शन। अगर हम कहें कि हमें 1 दर्जन सेब दे दीजिए तो आप लोग देंगे मुझे 12 सेब। अगर मैं कहूँ 1 दर्जन केला दे दीजिए तो उसमें 12 किलो होंगे। इसी प्रकार जो मोल होता है, वो 6.02 गुणे 10 के पावर 23 पार्टिकल का कलेक्शन होता है। जिस तरह दर्जन 12 चीज़ों का कलेक्शन होता है, उसी तरह जो मोल होता है वो 6.02 गुणे 10 के पावर 23 चीज़ों का कलेक्शन, एक समूह होता है। जो मोल को अगर हमें ज्ञात करना होता है, अगर किसी गैस का हमें जैसे मास दिया, किसी गैस का मास दिया है, तो उसे हम उसके मोलर मास से भाग देकर हम जो है मोल पता करते हैं। जो दूसरा होता है मोल का, जैसे हमें किसी गैस के मॉलिक्यूल्स के नंबर दिए हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर दिए हैं, तो उसमें हम इस नंबर से 6.02 गुणे 10 के पावर 23 से भाग देंगे तो वो हमें मोल में मिल जाएगा। तो आप लोग इस मोल के थोड़े जो फार्मूले है उसे नोट करिए। नोट हो गया? चलिए इसे मिटाते हैं हम। अगर हमें दिया है जैसे CH4 का हमें दिया है, इसे हम लोग कहते हैं मीथेन का हमें दिया है 48 ग्राम मीथेन है, और उसे हमें मोल में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, हमें बीट दिया है, अब हमें इसके मोलर बीट से जो है डिवाइड करना पड़ेगा। तो कार्बन का होता है 12 और इसका होता है 1, तो 12 और 4 16। इसमें अगर हम 16 से भाग देंगे तो 16 3 48, तो 3 मोल आ जाएगा। मतलब 16 जो 48 ग्राम CH4 में 3 मोल CH4 होंगे। जो 48 ग्राम CH4 है वो बराबर है 3 मोल CH4 के। अब अगला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ। सॉल्यूशन की जो स्ट्रेंथ डिफाइन है कि मान लीजिए ये कोई सॉल्यूशन है, और इसमें हमें जो सोल्यूट को जो बीट दी गई है उसे हम m मान लेते हैं, और इस सॉल्यूशन का जो पूरा वॉल्यूम उसे हम b मान लेते हैं। तो जो स्ट्रेंथ होगी वो मास अपान में वॉल्यूम होगी, और जो मास होगा वो ग्राम में होगा, और जो वॉल्यूम होगा वो लीटर में। किसी बिलियन की जो स्ट्रेंथ है वो ये बताती है कि 1 लीटर में जो सोल्यूट है वो कितना सोल्यूट घुला है। जैसे हमें दिया गया है कि CH4 का 32 ग्राम इस सॉल्यूशन में घुला है, तो इसका मतलब ये है। और जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम दिया है हमें 0.5 लीटर। तो इसके बिलियन की जो स्ट्रेंथ होगी S बराबर 32/0.5, यानी कि 32 गुणे 10/5 गुणे 10 32 गुणे 64 ग्राम पर लीटर।
विलियन की जो स्ट्रेंथ है वो हमें बताती है कि 1 लीटर अगर हम विलियन ले तो उसमें सोल्यूट के यानी कि विलेय के कितने ग्राम मौजूद है। यही होती है विलियन की शक्ति। तो आप लोग इसे नोट करें और उसके बाद में हम आगे बढ़ें। अगला जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे परसेंटेज क्या है। लगता है इंक डालना पड़ेगा, हम लोग इंक डाल लेते हैं अभी तुरंत। अगला जो पार्ट है वो है परसेंटेज। परसेंटेज में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, परसेंटेज में जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो है बीट बाय बीट परसेंटेज। बीट बाय बीट परसेंटेज का जो फार्मूला होता है, सबसे पहले आप लोग फार्मूला लिख लीजिए। मास ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सोल्यूट अपान में मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ये होता है W/W यानी बीट बाई बीट परसेंटेज का फार्मूला। जैसे अगर हमें कहीं दिया है, जैसे क्या कहीं दिया है 10% सोडियम कार्बोनेट बीट बाई बीट परसेंटेज, इसका मतलब ये है कि जो बिलियन है इसमें 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है और इस जो बिलियन की जो भार है वो है 100 ग्राम, यानी कि 100 ग्राम बिलियन में 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है और 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है, इससे ये क्या हो गया, सोल्यूट हो गया। सोल्यूट तो जो सॉल्वेंट की मात्रा होगी वो हो जाएगी 100 माइनस 10 यानी कि 90 ग्राम जो है सोल्यूट है, सॉल्वेंट 90 ग्राम सॉल्वेंट है, 10 ग्राम सोल्यूट है, जो दोनों मिलकर 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाते हैं जिसमें 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है। इसे आप लोग नोट कर लें, उसके बाद में थोड़ा और क्लियर करते हैं आपको। जैसे हमें कहीं क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है 10 ग्राम सुक्रोज घुला है 90 ग्राम वाटर में। 10 ग्राम सुक्रोज 90 ग्राम वाटर में घोला गया, तो जो बिलियन है उसकी हमें बीट बाय बीट परसेंटेज बतानी है। तो बीट बाय बीट परसेंटेज का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपान में मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सोल्यूट की जो मास है वो हमें 10 ग्राम दी गई है और जो सॉल्यूशन की जो मास है वो हमें 90 ग्राम ना, हमें ये जो दिया गया है ये सॉल्वेंट है, वाटर जो है इसमें सॉल्वेंट दिया गया है, इसमें घोला गया, ये नहीं कहा कि बिलियन में इतना ग्राम है। तो जो सॉल्यूशन का जो मास हो जाएगा वो 90 + 10 बराबर 100 ग्राम हो जाएगा और यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 100 से 100 कैंसिल तो हो जाएगा 10%। बीट बाई बीट परसेंटेज बराबर 10%। अभी मैंने बताया कि जब 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट था तो 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट का मतलब ये होता है कि 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट घुला है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो अगर 10% सुक्रोज का मतलब ये होता है बीट बाई बीट से कि 10 ग्राम सुक्रोज घुला है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, जिसमें 90 ग्राम जो है वो है सॉल्वेंट को मैंने वाटर ले लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसे हमें कही दिया है क्वेश्चन नंबर 2, जिसे कहीं दिया है कि 40 ग्राम HCl घुला है 90 ग्राम वाटर में। तो हमें जो बिलियन होगा उसका हमें बीट बाई बीट परसेंटेज बतानी है। तो बीट बाई बीट परसेंटेज बराबर हो जाएगा 40/100 नहीं 90 + 40 यानी कि 130। आप लोग कैलकुलेशन करेंगे, जो आएगा वही हो जाएगा बीट बाई बीट परसेंटेज। तो आपको बीट बाई बीट परसेंटेज क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे बीट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। परसेंटेज में जो दूसरा है वो है बीट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। सबसे पहले आप लोग बीट बाई वॉल्यूम परसेंटेज का फार्मूला लिख लीजिए। बीट बाई वॉल्यूम परसेंटेज होता है मास ऑफ सोल्यूट अपान में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
इन ml इंटू 100। जैसे कहीं दिया गया है 3% बीट बाय वॉल्यूम परसेंटेज के हिसाब से दिया गया है। शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन 3% बीट बाय वॉल्यूम से है। इसका जो मतलब होता है सॉल्यूशन में 3 ग्राम शुगर है और जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो है 100 ml। यानी कि 100 ml सॉल्यूशन में 3 ग्राम शुगर घुला है। इसका मतलब होता है 3% बीट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ शुगर। एक और उदाहरण से बताता हूँ मैं बीट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालते हैं। जैसे हमें कही दिया है 25% और बीट बाय वॉल्यूम दिया हमें एथेनॉल सॉल्यूशन C2H5OH सॉल्यूशन। इसका मतलब होता है कि 25 ग्राम C2H5OH इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन में 25 ग्राम एथेनॉल उपस्थित है। इसका मतलब होता है बीट बाय वॉल्यूम से 25%। तो बीट बाय वॉल्यूम परसेंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगला जो हम पढ़ेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो थर्ड आप लोग लिख लीजिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फार्मूला जो है वो होता है कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपान में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। इसका मतलब होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। एग्जाम्पल जैसे हमें कह दिया है एथेनॉल C2H5 का 25% सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन है वो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट है। इसका मतलब ये है 25 ml एथेनॉल इज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन में एथेनॉल के 25 ml उपस्थित हैं। इसका मतलब होता है 25% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। अगला एग्जांपल जैसे एग्जांपल नंबर 2, जैसे हमें कह दिया है 10% सोडियम कार्बोनेट और ये दिया हमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। इसका मतलब होता है कि 10 ml सोडियम कार्बोनेट घुला है 100 ml सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन 100 ml है, उसमें 10 ml जो है सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट होगा। तो आप लोग इसे नोट कर लें। फिर अगला पढ़ेंगे हम जो है वॉल्यूम बाय बीट परसेंट। मिटा दें। तो अगला आप लोग लिखिए वॉल्यूम बाय बीट परसेंट। जो चौथा है वो है वॉल्यूम बाय बीट परसेंट। तो वॉल्यूम बाय बीट परसेंटेज का जो फार्मूला है वो है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपान में मास ऑफ सॉल्यूशन ग्राम में इंटू 100 और ये रहेगा ml में। फॉर एग्जांपल कहीं दिया है 25% HCl
और हमें दिया है वॉल्यूम बाय वेट परसेंट। तो इसका मतलब होता है कि जो सॉल्यूशन का जो मास है, वो है 100 ग्राम, और इसमें जो है 25 ml HCl घुला है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 25 ml HCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखते हैं। एग्जाम्पल दूसरा, जैसे हमें कह दिया है 20% सोडियम कार्बोनेट और दिया है हमें वॉल्यूम बाय वेट परसेंट। इसका मतलब होता है कि 20 ml सोडियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 100 ग्राम में 20 ml सोडियम कार्बोनेट उपस्थित है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर इसे मिटाएं, फिर अगला हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक। अब अगला जो टॉपिक है वो है मोलैरिटी। तो आप लोग घड़ी डाल दीजिए मोलैरिटी। इसे एम से लिखते हैं। तो मोलैरिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपान में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू लीटर। अगर हमें वॉल्यूम ml में दिया गया है तो इसका जो फार्मूला होगा वो होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपान में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। ये है मोलैरिटी, ये कैपिटल M है, ये होगा मोलैरिटी का फार्मूला। आप लोग फार्मूला नोट करें, इसके बाद हम एग्जांपल से आपको क्लियर कर देते हैं कि मोलैरिटी क्या है। तो नोट कर लिया, हो गया। चलिए, तो मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपान में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जैसे हमें कही दिया गया है कि 46 ग्राम एथेनॉल घुला है 1 लीटर में, तो उस विलेन की हमें मोलैरिटी बतानी है कि मोलैरिटी क्या होगी। तो मोलैरिटी बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपान में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें मोल्स निकालना पड़ेगा। तो जो मोल का जो फार्मूला होता है, मोल बराबर मास अपान में मोलर मास। मास दिया गया है 46 और मोलर मास जो निकालना है, इसे कार्बन का 12 12 24 24 5 और 1 6 24 और 6 30 और 16 46। तो ये हो जाएगा 1 मोल। इथेनॉल का कितना मिला हमें? 1 मोल। यानी कि 1 मोल इथेनॉल घुला है 1 लीटर में, तो उस विलेन की हमें मोलैरिटी बतानी है। तो मोलैरिटी बराबर हो जाएगी मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल 1 अपान में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 1 बराबर 1 और ये m। तो 46 ग्राम एथेनॉल अगर 1 लीटर में घुला तो इसकी जो मोलैरिटी होगी, विलेन की होगी 1 मोलर। आप लोग इसे नोट कर लें, फिर अगला उदाहरण बताते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया है कि 100 ml वाटर दिया गया है और इसकी जो डेंसिटी है वो 1 ग्राम प्रति ml है। तो उसकी हमें मोलैरिटी बतानी है उस विलेन की। पॉज करें वीडियो को और एक बार करने की कोशिश करें। हो गया? चलिए मैं बताता हूँ।
डेंसिटी दी गई है कि 1 ग्राम प्रति ml। इसका मतलब 1 ml सॉल्यूशन है तो उसमें हमें 1 ग्राम जो है हमें वाटर दिया गया, वाटर रहेगा। वाटर 1 ml में 1 ग्राम वाटर है तो 100 ml में हमें 100 ग्राम वाटर मिलेगा और हमें इसे 100 ml वॉल्यूम की जो है मोलैरिटी ज्ञात करनी है और जिसमें हमें 100 ग्राम वाटर दिया गया है। तो सबसे पहले हमें मोल ज्ञात करना होगा। तो मोल बराबर क्या होता है, मास अपान में मोलर मास। तो मास दिया गया है 100 अपान में H2O का जो मोलर मास होता है वो होता है 18। तो 1 ml में 1 ग्राम वाटर है, 1 ml में 1 ग्राम वाटर प्रेजेंट होगा तो 100 ml में 100 ग्राम वाटर प्रेजेंट होगा। तो वाटर के पहले मोल ज्ञात करने के लिए हम 100 ग्राम दिया गया है, उसकी मोलर मास H2O का मोलर मास 18 होता है, इतने मोल्स आ जाएंगे। तो मोलैरिटी बराबर होती है, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया गया है 100 अपान 18 अपान में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया है 100 ml। 100 अगर ml में प्रेजेंट होगा तो हमें 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 100 अपान में 18 इंटू 100 इंटू 1000, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आप इससे जब इसमें भाग देंगे तो वो आएगा 55.5555, इसी तरह से आता जाएगा। तो ये हो जाएगी मोलैरिटी 100 ml वाटर की, ये हो जाएगी मोलैरिटी। तो आप लोग इसे नोट करें। अब जो है मोलैरिटी के कुछ टाइप होते हैं तो उसे हम लोग देख लेते हैं। जैसे मोलर सॉल्यूशन क्या होता है, लिखा रहेगा मोलर सॉल्यूशन। ये मोलैरिटी के कुछ टाइप्स हैं। जैसे हमें कहीं लिखा मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब होता है कि सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी होगी वो 1 होगी। इसे हम 1m इस तरह से लिखा रहेगा क्वेश्चन में। दूसरा है जैसे बाई मोलर सॉल्यूशन। अगर कहीं बाई मोलर सॉल्यूशन लिखा है इसका मतलब उस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी होगी वो 2 होगी। इसे क्वेश्चन में 2m इस तरह से लिखा होगा। जैसे कहीं लिखा है सेमी मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब जो सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी होगी वो हाफ होगी। इसे क्वेश्चन में 1/2m इस तरह से लिखा रहेगा या m/2 लिखा रहेगा। अगला जो है वो कहीं लिखा है अगर डेसी मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब होता है कि जो उस विलयन की जो मोलैरिटी होगी वो 1/10 होगी। इसे क्वेश्चन में m/10 करके लिखा रहेगा। तो आप लोग समझ जाना है कि 1/10 दिया गया उसकी मोलैरिटी। जैसे हमको लिखा सेंटीमोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब होता है कि जो उस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी होगी वो 1/100 होगी। इसे क्वेश्चन में em/100 करके लिखा रहेगा। इसे आप लोग नोट करें, फिर ये क्वेश्चन से आपको जो है क्लियर कर देता हूँ। तो ये आप लोगों को नहीं दिख रहा है सेंटीमोलर, आप लोग इसे नोट करें जल्दी से, फिर ऊपर लिख देते हैं इसे। जैसे कहीं लिखा है सेंटीमोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब है जो मोलैरिटी होगी वो 1/100 होगी। इसे क्वेश्चन में m/100 करके दिया रहेगा। तो इसे आप लोग नोट करें, फिर क्वेश्चन एक लिख दें। हमें एक क्वेश्चन दिया गया है KOH का एक्वस सॉल्यूशन दिया गया है, एक्वस सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है वो 150 ml है और जो मोलैरिटी दी गई है वो जो सॉल्यूशन है वो है सेमी मोलर सॉल्यूशन। तो हमें पूछा है कि मास ऑफ KOH बताइए। हमें
उस विलेन में KOH की जो मास है उससे बतानी है। तो वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद ट्राई करें। हो गया? बताएं। पॉज किया? ट्राई करें, एक बार जरूर करें। चलिए मैं बताता हूँ। तो मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सेमी मोलर का मतलब होता है कि जो मोलैरिटी होगी वो हाफ होगी। तो मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स, मोलैरिटी हमें हाफ दी गई है, बराबर नंबर ऑफ मोल्स n मान लेते हैं क्योंकि इसमें नहीं दिया गया है, और मास में याद करना है, मास ही नहीं पता तो नंबर ऑफ मोल कैसे पता रहेंगे, अपान में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम दी गई है वो दी गई है 150 ml में दी गई है, तो हमें 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल्स टू 1000 अपान में 150। 0 बढ़ जाएगा, काम यहाँ से हो जाएगा 3 25 15, यहाँ से हो जाएगा 20 2500, यहाँ से यहाँ गुणा होगा तो हो जाएगा 3/2 अपान में 3 अपान में 40 इक्वल्स टू n। कहाँ लिखें? तो 3/40 बराबर n बराबर होता है मास अपान में मॉलिक्यूलर मास। तो मास ऑफ KOH अपान में मॉलिक्यूलर मास ऑफ KOH, मॉलिक्यूलर मास ये होती n बराबर मास ऑफ KOH अपान में मॉलिक्यूलर मास ऑफ KOH, और n बराबर कितना दिया गया है? 3/40 अपान में 40 हो गया। मास अपान में मॉलिक्यूलर मास KOH का हो जाएगा 36। आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 36। तो यहाँ से मास हो जाएगा 3 × 36/40। तो 9 चौका 36 और 10 चौका 40, 9 3 27/10 हो जाएगा 2.7 ग्राम KOH। मास आ गया 2.7 ग्राम KOH प्रेजेंट है 150 ml सॉल्यूशन में, जिसकी मोलैरिटी है हाफ। तो आप लोग इसे नोट करें। मोलैरिटी के बाद अगला जो टॉपिक है वो है मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। इसमें हमें मान लीजिए एक सॉल्यूशन दिया गया है और इसकी जो मोलैरिटी है वो m1 है और इसका जो वॉल्यूम है वो v1 है। मान लीजिए बाहर से मैंने इसमें वाटर डाल दिया तो इसकी जो सांद्रता है वो कुछ अलग हो जाएगी। मान लीजिए मैंने जो वाटर डालने के बाद जो सॉल्यूशन मिला उसकी मोलैरिटी m2 और वॉल्यूम बढ़कर v2 हो गया। तो इसकी इनमें जो रिलेशन होता है वो होता है m1v1 = m2v2। यहाँ से आप इस रिलेशन से आप अगर 3 चीज़ दिया गया है तो आप चौथा चीज़ ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर हमें m2 ज्ञात करना है तो m2 बराबर हो जाएगा m1v1 अपान में v2। ये हो जाएगा m2 बराबर। आप लोग इसे नोट करें। इसके बाद में इस फार्मूला का जो है डेरिवेशन करा देते हैं कि इस फार्मूला कहाँ से आया है। नोट हो गया? चलिए जो पहला सॉल्यूशन है उसका जो मोलैरिटी m1 है और उसका वॉल्यूम n1 है। मान ला मैंने इसमें जो सोल्यूट की जो मोल है वो n1 है। मैंने यहाँ पर वाटर डाला बाहर से, तो यहाँ पर जो सोल्यूट की जो मोल है वो भी n1 ही रहेंगे, क्योंकि इसमें मैंने कोई सोल्यूट अलग से नहीं डाला, मैंने केवल सॉल्वेंट डाला। तो सोल्यूट के जो मोल्स रहेंगे वो वॉल्यूम बढ़ने के बाद भी जो है वो सेम रहेंगे। तो n1 यहाँ भी है तो n1 यहाँ भी रहेगा। तो मोलैरिटी यहाँ पर m1 बराबर हो जाएगी नंबर ऑफ मोल n1 अपान में वॉल्यूम दिया गया है v1, और यहाँ पर जो मोलैरिटी हो जाएगी m2 बराबर नंबर ऑफ मोल n1 अपान में वॉल्यूम v2। तो यहाँ से n1 बराबर हो जाएगा m2v2 और यहाँ से n1 बराबर हो जाएगा
M1 B1। और आप लोग देख रहे हैं कि N1 यहाँ और N1 यहाँ दोनों बराबर हैं, तो N1 ये भी बराबर, N1 ये भी बराबर, तो M1 B1 बराबर M2 B2। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस फार्मूला कहाँ से आया था, तो लिख लें आप लोग, छाप लें जल्दी से। उसके बाद में हम पढ़ेंगे मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। हो गया, लिख लिए। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर की जो मोलैरिटी होती है वो किस तरह से डाइल्यूट करने पर या दो मिक्सचर को मिलाने पर किस तरह से चेंज होती है। मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। तो हेडिंग हो गया मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। मान लीजिए हमें यहाँ एक सॉल्यूशन दिया गया है और सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के मोल्स हैं वो है N1 और इसकी जो मोलैरिटी है वो है M1 और वॉल्यूम है B1। मैंने इसमें एक मिक्सचर और डाल दिया गया, जो सॉल्यूट इसमें रहा वही सॉल्यूट इसमें भी है, यानी कि सेम सॉल्यूट जो है वो दोनों में है, सेम सॉल्यूट। इसमें जो सॉल्यूट की मात्रा है वो है N2 और जो मोलैरिटी है M2 और जो वॉल्यूम है वो है B2। मैंने इन दोनों को मिक्स किया और जो हमें जो फाइनल सॉल्यूशन मिला, माना उसमें जो सॉल्यूट के जो मोल है वो है N और वॉल्यूम हो जाएगी B1 प्लस B2। इसकी जो वॉल्यूम हो जाएगी वो हो जाएगी B1 प्लस के B2। और मैंने माना कि इसकी जो मोलैरिटी है वो हो जाएगी M। यहाँ पर वॉल्यूम B1 प्लस B2 हो जाएगी, लेकिन मोलैरिटी M1 प्लस M2 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी अभी मैं डेरिवेशन से बताऊंगा। तो इसका जो फार्मूला होता है M ज्ञात करने के लिए, M बराबर होता है M1 B1 प्लस M2 B2 अपान में B1 प्लस B2। ये होता है फार्मूला ऑफ M, मोलैरिटी फाइनल सॉल्यूशन की ज्ञात करने के लिए। मैंने एक सॉल्यूशन लिया और उसमें मैंने एक और सॉल्यूशन मिला दिया, तो जो मिक्सचर का जो मोलैरिटी है वो M बराबर होता है M1 B1 पहले सॉल्यूशन की मोलैरिटी इंटू पहले सॉल्यूशन का वॉल्यूम प्लस M2 B2 पहले दूसरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी इंटू दूसरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम अपान में पहले सॉल्यूशन का वॉल्यूम प्लस दूसरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो नोट करें इसे। हो गया, हो गया। चलिए मैं डेरिवेशन करा देता हूँ इसका। तो आप लोग बताइए इस फाइनल जो सॉल्यूशन मिला हमें उसका जो N होगा वो N1 प्लस N2 के बराबर होगा कि नहीं। होगा भाई, क्योंकि इसमें जो सॉल्यूट है वो N1 है और सॉल्यूट जो है यहाँ पर N2 है। तो इन्हें दोनों मिलाने पर ऐसा थोड़ी ना है कि ये दोनों चिपक जाएंगे या कुछ भी हो जाएंगे। इनकी जो मात्रा होगी इस सॉल्यूशन फाइनल सॉल्यूशन की N1 जो है N1 प्लस N2 के बराबर होगी, जो इस फाइनल सॉल्यूशन की जो मोल है। तो N बराबर N1 प्लस N2। तो N बराबर यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से मोलैरिटी बराबर हो जाएगी M बराबर नंबर ऑफ मोल N अपान में वॉल्यूम B1 प्लस B2। तो यहाँ से N बराबर हो जाएगा M B1 प्लस के B2। इस सॉल्यूशन की जो सॉल्यूशन में जो मोल है सॉल्यूट का मोल्स है वो हो जाएगी मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो क्या हम N की जगह M इंटू B1 प्लस B2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा M B1 प्लस B2 बराबर N1। यहाँ से इसी प्रकार से N1 बराबर हो जाएगा M1 B1। N1 बराबर M1 B1 प्लस N2 बराबर हो जाएगा M2 B2। यहाँ से B1 प्लस B2 को जो मल्टीप्लाई में इसे नीचे भेज दीजिए तो हो जाएगा डिवाइड B1 प्लस B2 और यहाँ से ये हो जाएगा गायब। तो आप लोग देख रहे हैं फार्मूला हमें मिल गया। फाइनल फार्मूला M बराबर M1 B1 प्लस M2 B2 अपान में B1 प्लस B2 हो जाएगी फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी। तो छाप ले जल्दी से आप लोग। हो गया। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ इस पर। क्वेश्चन है, हमें एक सॉल्यूशन दिया गया है HCl सॉल्यूशन। इसकी जो मोलैरिटी है वो 0.2 और इसका जो वॉल्यूम है M1 B1। इसका जो वॉल्यूम है वो दिया गया है 100 ml।
और मैंने इसमें HCl का एक और सॉल्यूशन मिला दिया, HCl का सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी M2 बराबर होगा है 0.1। तो जो वॉल्यूम V2 है वो है 300 ml। तो हमें इनको मिलाने पर जो फाइनल मिक्सचर मिलेगा, HCl का जो फाइनल मिक्सचर बनेगा, इसकी हमें मोलैरिटी बतानी है। तो वीडियो को पॉज करिए और एक बार खुद से ट्राई करें। हो गया? चलिए मैं बताता हूँ। तो M बराबर होता है M1V1 प्लस M2V2 अपन V1 प्लस V2। यहाँ से M1 कितना दिया गया है 0.2 इंटू V1 कितना दिया गया है 100 प्लस M2 दिया गया है 0.1 इंटू V2 दिया गया है 300 अपान में V1 प्लस V2 यानी 100 प्लस 300 बराबर 400। M बराबर हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 20 और यहाँ से हो जाएगा 30, यहाँ से हो जाएगा 20 और यहाँ से हो जाएगा 30, 20 50 बटे 400। 0 से 0 मर जाएगा और यहाँ पर आएगा 5 बटे, इसे आप लोग कैलकुलेट कर लेना।